हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम दीपकम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 1 जिसका नाम है वयम वर्णमालाम पठामहे। तो इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्महे, यानी कि अब हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है कि कस्य चित्रम वदंतु लिखंतु च। कस्य चित्रम, किसका चित्र है, वदंतु बोलिए और लिखिए। तो सामने देखिए ये चित्र दिख रहा है, तो हमें ये बताना है कि ये किसका चित्र है। तो ये हमें क्या दिख रहा है कि ये गणेश का चित्र है। ये सामने दिख रहा है कि ये किसका चित्र है, तो ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसको यहाँ पे हमें भरना है। तो उत्तर देखते हैं इनका। उत्तर में क्या है, देखिए ये हमें गणेश जी का चित्र दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, गणेश है। यह हमें नाक का चित्र दिख रहा है, संस्कृत में कैसे लिखेंगे, नासिका। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हमें किसका चित्र दिख रहा है, कबूतर का, तो इसको हमें रिक्त स्थान में भरना है। यहाँ पे हमें रिक्त स्थान में भरना है, तो इनका उत्तर देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, कपोत है। कपोत है यानी कबूतर। और यह किसका चित्र था, यह भारतवर्ष का चित्र था, तो भारतवर्षम। ये देखिए हमें इनका चित्र दिख रहा है, तो ये जिनका भी चित्र हमें दिख रहा है यहाँ सामने रिक्त स्थान में भरना है, ये हमें रिक्त स्थान में भरना है। तो इसका उत्तर क्या है, श्री राम है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, श्री राम है। यह श्री राम का चित्र है। और यह किसका चित्र है, डमरू का, तो क्या बोलेंगे, डमरू। फिर ये चित्र जो दिख रहा है इसके सामने हमें भरना है, इधर ये सामने भरना है। तो हमें किसका चित्र दिख रहा है, हिरण का। और हिरण को क्या कहते हैं संस्कृत में, मृग है। तो मृग का हो गया ये चित्र। ये क्या दिख रही है हमें, चम्मच। तो चम्मच को क्या कहते हैं, चम्स है। इनके आगे रिक्त स्थान में हमें भरना है कि ये किसके चित्र हैं। तो देखिए ये किसका चित्र है, यज्ञ है। यज्ञ का चित्र है, हवन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, यज्ञ है, यज्ञ का चित्र है। और ये किसका चित्र दिख रहा है हमें, पैर का। तो पैर को क्या कहते हैं संस्कृत में, पाद है। प्रश्न 2 है कि चित्रम पश्यन्तु, चित्र को देखिए, पट्टिकातः समुचितान वर्ण समूहान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो इस पट्टिका में से समुचित वर्ण समूह को चुन करके रिक्त स्थानों में पूरिए, रिक्त स्थानों में भरिए। तो देखिए यह एक पट्टिका दी हुई है जिसमें वर्णों का समूह दिया गया है। ये सारे वर्णों का समूह है। इनको हमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, देखिए ये रिक्त स्थान है, तो यहाँ पे हमें इनको भरना है। जो उचित वर्ण का समूह है उसे इन रिक्त स्थानों में हमें भरना है। देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आया है, पंकजम। फिर है ये क्या दिख रहा है हमें, चंद्रमा। तो चंद्रमा के लिए क्या भरा है, चंद्र है, अंद्र है ये। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हमें हाथी की सूंड दिख रही है, तो यहाँ रिक्त स्थान में भरनी है। यहाँ पे इसके आगे का जो भाग है वह रिक्त स्थान में भरना है। तो सूंड को क्या बोलते हैं, सुंड है। और ये क्या है, वृक्ष है। तो वृक्ष का वृ तो दे रखा है और ये छ है, तो वृक्ष है। फिर देखिए ये जो चित्र हमें दिख रहे हैं, इन दोनों की जगह हमें रिक्त स्थान में भरना है। तो हमें किसका चित्र दिख रहा है, दांतों का। तो दांतों के लिए क्या भरेंगे, दंता। तो ये द तो दिया हुआ है और हरे रंग से जो भरा हुआ है वह हमने पट्टिका में से छांट करके भरा है। तो क्या बन गया, ये दंता। और ये चंचूहू यानी कि चोंच। अब देखिए इसमें आगे रिक्त स्थान दे रखा है, यानी कि इसमें पहले भरा जाएगा और इसमें यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो ये क्या दिख रहा है हमें, त्रिशूल दिख रहा है। तो इसमें त्रि लगा दिया आगे, तो क्या बन गया, त्रिशूलम। और यह क्या है, ये अष्ट यानी 8। अब देखिए ये चित्र दे रखा है, इसके आगे ये 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं। उसमें उत्तर में क्या आएगा, ये हमें किसका चित्र दिख रहा है, डमरू का। तो डमरू को और क्या कहते हैं, ढक्का। तो ढ तो लिखा हुआ है और इसका आधे का आधा भाग क्या है, कक्का, तो ढक्का।
और ये है शंख का चित्र हमें दिख रहा है, तो श तो लिखा हुआ है और बाकी का शंख। तो इस तरह से ये पूरा शब्द बन गया शंख। प्रश्न 3, प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखन्तु च। प्रथम वर्ण के पद को बोलिए और लिखिए। जैसे यहाँ पे प्रथम वर्ण दे रखा है अ, तो अ से क्या बनाया है अग्नि और अस्त्रम। इसी प्रकार यहाँ पे दे रखा है न, यानी कि ये पहला वर्ण है न, तो नदी और नौका। तो इसी प्रकार से हमें पहले वर्ण से और भी पद बनाने हैं। तो उत्तर देखते हैं। देखिए अब है प्रथम वर्ण है कै, तो कैसे क्या बनाए कंठ है और कंदुक है यानी गेंद। फिर प्रथम वर्ण क्या है च है, तो च से क्या बनाया है चंद्र है और चंचू। फिर पै है, तो पै से क्या बनाया है पंकजम और पत्रम। तो यानी कि इस पत्रम का पहला वर्ण क्या है पे, पंकजम का पे। अब है रै से, तो रूप है और रचित है, तो इनका प्रथम वर्ण क्या है रै। फिर है मै से मत्स्य और मंत्र है, तो इनका पहला वर्ण क्या है मैं। फिर है से, तो हंस है और हस्त है। फिर तै से तड़ाग है और तरुहु है। फिर वैसे है कि वर है और वधूहु। तो इन सबका प्रथम वर्ण क्या है, जिनसे ये शब्द शुरू हो रहे हैं वही इनके प्रथम वर्ण हैं। प्रश्न 4, स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्णनामानि लिखन्तु। स्वपरिवारस्य यानी कि अपने परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम लिखिए। यानी कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं आपको उनके पूरे नाम लिखने हैं। तो पूरे नाम में जैसे आपकी माता जी हैं तो उपाधि उनकी क्या है श्रीमती, उनका प्रथम नाम यानी कि जो भी उनका नाम है। फिर उनके मध्य नाम यानी कि वो जो भी लगाती हैं देवी कुमारी, तो वह उनका मध्य नाम हो गया। और अंत में नाम क्या आएगा कुल नाम, जैसे कि वो गुप्ता हैं सिंगल हैं जो भी वो लगाती हों पीछे, तो आपको उनके नाम के पीछे ये उनका अंत नाम है या कुल नाम है। उसी प्रकार से आपको पिता के लिए लिखना है, उसी तरह से भगिनी बहन के लिए, भ्राता भाई के लिए पितामही यानी कि आपकी दादी के का नाम और उनका मध्य नाम और उनका अंत नाम। पितामह पितामही मातामही यानी कि आपकी नानी, और मातामह यानी कि आपके नाना जी का प्रथम नाम मध्य नाम और अंत नाम आपको लिखना है। देखिए इसमें उत्तर करके दिया है, लेकिन आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी इसी तरह से टेबल बना करके उनका प्रथम नाम मध्य नाम और उनका जो कुल नाम है या उनका जो अंत नाम है वह इसी प्रकार से आप लिखेंगे। जैसे मम्मी का नाम यहाँ पे लिखा है, माता का नाम, उनकी उपाधि क्या होती है श्रीमती। तो प्रथम नाम क्या है, जैसे उनका जो भी नाम है तो वह उनका हो गया उनका प्रथम नाम। फिर मध्य नाम जैसे राधा रानी, तो यह उनका हो गया मध्य नाम। और अंत नाम या कुल नाम क्या है, जैसे गुप्ता है तो गुप्ता, या किसी का शर्मा है तो वो यहाँ पे शर्मा लिख सकता है। तो इसके अलावा जो भी आपका पीछे का सरनेम है वह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपके पापा का नाम, जैसे यहाँ पे लिखा है मुरारी। अब मध्य नाम अगर नहीं है तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई लगाते हैं जैसे कोई कुमार हैं या लाल हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ बीच में मध्य नाम लगाना पड़ेगा। और अंत नाम में जैसे कि मैंने गुप्ता लिखा है, लेकिन आप जो भी हैं वह आप यहाँ पे आपके पिताजी जो भी लगाते हैं पीछे, तो वह आप उनके अंत नाम के बाद में लगा सकते हैं। फिर बहन, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सरिता, मध्य नाम में आप जो भी लगाती हैं वो लिख सकते हैं और अंत नाम भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। भाई, भाई में जैसे मैंने नाम लिखा है नंदन, अब आपके जो भी भाई का नाम है वह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मध्य नाम राम है और अंत नाम गुप्ता है, तो नंदन राम गुप्ता। इसी प्रकार दादी है, तो दादी का नाम जैसे है गुलाबी, मध्य नाम में वो देवी लगाती हैं और अंत नाम में मान लो कुछ भी नहीं लगाती हैं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो गुप्ता लगा सकते हैं, नहीं तो आपका जो भी सरनेम है वह आप यहाँ पे आपकी दादी जो लगाती हैं वह आप यहाँ लिख सकते हैं। दादा हैं, तो उसी प्रकार से आपको आपके दादाजी का नाम लिखना है, तो उनकी उपाधि क्या कहलाएगी श्रीमान, और उनको क्या कहते हैं संस्कृत में पितामह। दादी का कहलाती है पितामही, पितामही यानी कि पिता की माता जी, तो वो दादी हो गई। पितामह यानी कि पिताजी के भी पिताजी,
तो वो दादाजी हो गए। तो जैसे यहाँ पे बताया है कि बनवारी, तो दादाजी का नाम में लिख दिया बनवारी। मध्य नाम है उनका लाल और अंत नाम है उनका गुप्ता। तो इसी प्रकार से आप भी आपके दादाजी का जो भी नाम प्रथम नाम है उनका मध्य नाम है और अंत नाम है, आप आपने जो टेबल बनाई है उसमें लिख सकते हैं। मातामही, मातामही यानी कि मम्मी की मम्मी, तो वो क्या कहलाती है हमारी नानी। तो नानी में उनकी उपाधि क्या होती है, श्रीमती, और जैसे उनका नाम है उगंती। मध्य नाम हो गया देवी, और यहाँ पे वो जो भी लगाती हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी प्रकार है माता मह यानी कि माता के पिताजी, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे नाना। तो नाना में उपाधि क्या है, श्रीमान लगाते हैं। उनका प्रथम नाम क्या हो गया, जैसे कि श्यामा। मध्य नाम में प्रसाद और अंत नाम में गुप्ता। तो इस प्रकार से आप अपने परिवार के सदस्यों की एक इसी प्रकार से टेबल बना करके उनके प्रथम नाम, मध्य नाम और अंत नाम को लिख सकते हैं। प्रश्न 5, कक्षाया शिक्षकाणाम च पूर्ण नामानि लिखन्तु, यानी कि कक्षा के शिक्षकों के सभी पूर्ण नाम लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे उनकी जो उपाधि है यानी कि श्रीमान है, अगर वो पुरुष हैं तो श्रीमान, और अगर वो महिला हैं तो श्रीमती, और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो सुश्री। उनका प्रथम नाम लिखना है, उनका मध्य नाम लिखना है और उनका अंत नाम लिखना है। तो ये आप अपने क्लास के जो शिक्षक हैं उनसे पूछ करके भी लिख सकते हैं। अब इसका उत्तर देखते हैं। देखिए उत्तर में क्या आएगा क्लास में, जैसे श्रीमती, तो वो क्या है, महिला हैं तो उनकी उपाधि क्या होगी, श्रीमती होगी। प्रथम नाम जैसे उनका रमा है, मध्य नाम क्या हुआ, देवी है, और अंत नाम है जैसे वो शर्मा लगाती हैं तो शर्मा। फिर उपाधि में श्री यानी कि कोई पुरुष हैं शिक्षक। देवी प्रथम नाम हो गया, सहाय मध्य नाम हो गया, और मीणा यानी कि देवी सहाय मीणा, प्रथम नाम मध्य नाम और अंत नाम। फिर है श्रीमती, अब है कोई दूसरी शिक्षिका हैं ये, तो पायल प्रथम नाम हो गया, और अगर ये मध्य नाम नहीं लगाती हैं तो हमने इस तरह से छोड़ना पड़ेगा। और अंत नाम में है जांगिड़, यानी कि इनके कुल का नाम क्या है, जांगिड़, यानी कि पायल जांगिड़। तो इस तरह से आपके जो भी शिक्षकों का नाम है वह बच्चों आप इस टेबल की मदद से लिख सकते हैं। फिर है श्री, प्रथम नाम राम, मध्य नाम सिंह और वर्मा, ये उनका अंत नाम है, तो ये किसी शिक्षक का नाम हो सकता है। फिर है श्रीमती, उपाधि में क्या आएगा, श्रीमती, यानी कि कोई ये महिला शिक्षक हैं। फिर उनका प्रथम नाम क्या है, मोनिका, मध्य नाम क्या है, सिंह है, और अगर उनका अंत नाम नहीं है, कुछ वो नहीं लगाती है मान लो, तो हम इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षकों के प्रथम नाम, मध्य नाम और अंत नाम हम इस टेबल की मदद से लिख सकते हैं। प्रश्न 6, मित्राणाम पूर्ण नामानि लिखन्तु, यानी कि मित्रों के पूरे नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रथम नाम, मध्य नाम और अंत नाम दिया हुआ है। तो आपके जो भी मित्र हैं आप उनको जिस नाम से पुकारते हैं तो उनका प्रथम नाम, मध्य नाम और अंत नाम आपको लिखना है। उत्तर में है जैसे कि वैभव है, मान लीजिए आपके मित्र का नाम वैभव है, वो मध्य में क्या लगाता है, मान लीजिए वैभव कुमार, अंत में नाम लगाता है जैसे गुप्ता, मीणा, कुछ भी आप जो भी आपका मित्र लगाता है तो वो आप उसके अंत नाम में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे एक किसी मित्र का नाम है मोहित, उसका मध्य नाम क्या है तो आप लिख सकते हैं उसका अंत नाम क्या है, तो यह आप इस सारणी की मदद से लिख सकते हैं। एक है मित्र नवतिका, इसका मध्य नाम क्या है और इसका अंत नाम क्या है। तो आपके जो भी मित्र हैं आप आपके हिसाब से अपने मित्रों के प्रथम नाम, मध्य नाम और अंत नाम लिख सकते हैं। अब योग्यता विस्तार है, योग्यता का विस्तार। वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि, यानी कि वर्णों को उच्चारण करने के 6 स्थान हैं। वर्णानाम षट उच्चारणम स्थानानि, यानी कि वर्णों को उच्चारण करने के 6 स्थान हैं। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है नंबर 1 पे कंठ, यानी कि गले से। फिर नंबर 2 पे दे रखा है तालु से। नंबर 3 पर है मूर्धा। नंबर 4 पर है दंत है।
नंबर 5 पे है ओष्ठ और नंबर 6 पे है नासिका, यानी कि ये 6 जगह हैं हमारे मुंह के अंदर जहाँ से कि हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। अब देखिए नंबर 1 पे देखा कंठया वर्णः, यानी कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण, यानी कि जो वर्ण हमारे कंठ में से निकलते हैं वो कंठया वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अण। आप इन वर्णों को बोल करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये वर्ण आपके कंठ में से आ रहे हैं। ह, अह, तो ये कहाँ से आते हैं वर्ण? हमारे कंठ में से इनकी आवाज़ आती है, तो ये कंठया वर्णा कहलाते हैं। फिर नंबर 2 पे है तालव्य वर्णा। तालव्य वर्णा यानी कि तालु जिसमें स्पर्श होती है, जहाँ पर जीभ हमारी तालु से स्पर्श होती है, वो तालव्य वर्णा कहलाते हैं, यानी जिसमें हमारा तालु उपयोग में आता है। जैसे ई, च, छ, ज, झ, अण, य, श। आप इन वर्णों को बोल करके देखिए, उच्चारण करके देखिए, तो आपको ये तालु से स्पर्श करते हुए दिखेंगे, जिसमें हमारी जीभ जो है वह तालु से स्पर्श करती है, तो ये तालव्य वर्णा कहलाते हैं या तालु वर्ण कहलाते हैं। अब नंबर 3 पर है मूर्धन्या वर्णा, यानी कि मूर्धा वर्ण। तो देखिए ये हमारे तालु से थोड़ा आगे इसमें जीभ स्पर्श होती है। जैसे ये वर्ण कौन कौन से हैं? री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, यानी कि इसमें हमारी जो जीभ होती है वह थोड़ी सी तालु वाले वर्णों से थोड़ी आगे स्पर्श करती है तालु से, तो ये मूर्धा वर्णा कहलाते हैं। अब नंबर 4 पर है दंतया वर्णः। दंतः वर्णा यानी कि जिसमें दांत से स्पर्श करती है जीभ, तो वह दंतः वर्णा कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? जैसे रि, ट, थ, द, ध, न और ल और स। आप इन वर्णों को उच्चारण करके देखिए, तो आपकी जो जीभ है वह दांतों के पिछले भाग से स्पर्श करती हुई आपको महसूस होती है। तो ये क्या है? ये दंतः वर्णा कहलाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जीभ दांतों के पिछले हिस्से से स्पर्श करती है। अब है ओष्ठया वर्णः। ओष्ठया यानी कि होठ वाले वर्ण, जिनमें होठों का प्रयोग होता है, वह ओष्ठया वर्णा कहलाते हैं। तो ये वर्ण कौन कौन से हैं? उ और ऊ। फिर है प, फ, ब, भ, म। आप इन वर्णों का उच्चारण करके देखिए, आपके होठ से स्पर्श करते हुए ये वर्ण बाहर निकलते हैं, यानी कि इनकी ध्वनि हमारे मुंह से बाहर निकलेगी तो इसमें हमारे होठों का उपयोग होता है, इसलिए इनको ओष्ठया वर्णा कहलाते हैं, क्योंकि इसमें होठों का प्रयोग होता है। अब नंबर 6 पे है नासिक्य वर्ण है। नासिक्य वर्ण यानी कि नासिका से बोले जाने वाले वर्ण, यानी कि जिनमें हमारी नाक से ध्वनि निकलती है, तो वे नासिका वाले वर्ण कहलाते हैं। जैसे अंग, तो आप बोल करके देखिए, इसका उच्चारण करके देखिए, अंग, तो इसकी ध्वनि हमारे नाक में से होती निकल रही है, तो ये कैसे वर्ण कहलाते हैं? नासिक्य वर्ण या नासिका वर्ण। द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, यानी कि 2 स्थानों से वर्णों के उच्चारण का स्थान, यानी कि 2 जगह से वर्णों का उच्चारण होता है। तो जैसे कंठ और तालव्य वर्ण, यानी कि कंठ और तालव्य यानी कि कंठ से भी हो और तालु का भी प्रयोग हो, तो वो वर्ण कौन से हैं? तो कंठ प्लस तालु, यानी कि जिसमें देखिए ये तो कंठ दे रखा है और ये तालु दे रखा है और ये कंठ दे रखा है, यानी कि गला। तो कंठ और तालु से जो वर्ण निकलते हैं वो कंठ तालव्य वर्ण हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ए और आई। क्या है? ए और आई। तो ए कैसे बन रहा है? ए तो बन रहा है अ प्लस ई, क्या बन रहा है? ए। और ए, अ प्लस ए मिलकर के क्या बन रहा है? आई। इसी प्रकार के कंठोष्टयो वर्णा, यानी कि कंठ और ओष्ठ मिलकर के क्या बनाते हैं? कंठोष्टयो वर्णा। ओष्ठ यानी होठ हो गए, देखिए ये बिल्कुल आगे, और कंठ यानी कि गले से, तो इसमें कंठ और गला था। पहले में क्या था? कंठ और तालु का प्रयोग था, तो इसमें कंठ और गला मिलकर के
कंठ ओष्ठ अयो वर्ण हो गए। तो ये कौन कौन से वर्ण हैं? ओ और औ। तो देखिए ओ और औ। तो ओ कैसे बना है? अ प्लस उ यानी कि ओ। और औ कैसे बना है? अ प्लस ओ मिलकर के औ बना है। तो ओ और औ क्या है? कंठोष्ठयो वर्णा, यानी कि इसमें हमारे गले का कंठ और ओष्ठ दो भाग काम में आए हैं। अब है स्वस्थानेन सह नासिक्यः वर्णः। स्वस्थानेन यानी कि अपने स्थान के साथ में नासिक्या वर्णः, नासिक वाले नाक वाले वर्णों का भी प्रयोग हो तो वो कौन से वर्ण हैं? यानी कि स्वस्थानेन यानी कि अपने स्थान के साथ साथ में नाक का भी, नासिक वाले भी हों। तो जैसे पहला है कि तालु प्लस नासिका, जिसमें तालु का भी प्रयोग हो और नासिका का भी हो, नाक का भी हो। जैसे अणे, तो देखिए अणे, आप इसको बोल के देखिए, इसका उच्चारण करके देखिए तो इसमें तालु और नासिका से आवाज़ आती है, तो ये तालु प्लस नासिका हुआ। फिर है कंठ है प्लस नासिका, यानी कि कंठ का, हमारे गले का और नासिका का प्रयोग भी हो इसमें, तो यह क्या है? अणे। आप बोल करके देखिए उसको, अणे। तो ये क्या हुआ? कंठ है प्लस नासिका हुआ। फिर स्वस्थाना प्लस नासिका, दंत है प्लस नासिका, यानी कि दांत का और नाक का प्रयोग हो। न, आप बोल के देखिए, न, तो इसकी आवाज़ हमारे नाक में से निकल रही है तो ये नासिका का हो गया। और ये हमारे दांत को पीछे से स्पर्श कर रहा है तो इसलिए दंत प्लस नासिका, तो दंत नासिका हो गया, यानी कि दो दो स्थानों से ये इनकी ध्वनि निकल रही है। तो ये वर्ण वो वर्ण है जो दो स्थानों से हमारे मुंह से इनकी आवाज़ निकलती है। तो दंत है प्लस नासिका में कौन सा है? न। फिर है ओष्ठ प्लस नासिका, यानी कि हमारे होठों का भी प्रयोग हो और नासिका का भी प्रयोग हो, तो वह वर्ण कौन सा है? मैं। आप देखिए होठ इसमें बंद हो जाते हैं, मैं जब हम बोलते हैं तो नासिका से तो ध्वनि निकल रही है मैं, और ओष्ठ इसमें प्रयोग आ रहे हैं, तो ये कैसा वर्ण है? ओष्ठ प्लस नासिका। फिर दंतोष्ठ है वर्ण है, यानी कि दांत और होठ वाले वर्ण हैं। तो देखिए ये दंत दे रखे हैं, ये दंत है और ये ओष्ठ दे रखे हैं। तो इसमें जैसे वै होता है वै, तो वै क्या है? ये दंत और ओष्ठ के दोनों के प्रयोग से ही इसकी ध्वनि निकलती है। तो वै का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारे होठ भी काम आते हैं और दंत से भी स्पर्श होता है, वै। सर्वेषाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, यानी कि सभी वर्णों का एक स्थान से ही उच्चारण करने का स्थान कौन सा है? जैसे नासिक्यः, अगर नासिक से अगर बोलेंगे तो उसके लिए क्या है? अंग जब बोलेगा तो वो केवल नासिक से ही बोलेगा। इसी प्रकार तालव्य यानी कि तालु से कौन सा बोलेगा? तो तालव्य में क्या है? यानी कि तालु जिसमें प्रयोग हो रहा है, तो देखिए वो में ई। अब है च, छ, ज, झ, फिर है य और श। तो देखिए इसमें हमारी तालु से हमारी जीभ स्पर्श कर रही है, तो ये तालव्य वर्ण हो गए। तो अब देखिए नंबर 1 पे दे रखा है कंठया वर्ण। तो कंठ यानी कि जो कंठ जिसमें प्रयोग में आ रहा है तो वो कंठया वर्ण हो गए। तो वो कौन कौन से हैं? आप इनका उच्चारण करके देखिए, अ, आ, क, ख, ग, घ, और एक है ह और आहा। इन सब की ध्वनि हमारे कंठ में से होती हुई आ रही है, तो ये कैसे वर्ण है? ये कंठया वर्ण है, यानी कि इसमें हमारी जीभ तालु से कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रही है। अब नंबर 3 पर है मूर्धन्य। तो इनमें कौन कौन से वर्ण हैं? री, ट, ठ, ड, ढ, र और श। तो देखिए ये सभी वर्ण जो हैं हमारे ट, आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे ऊपर तालु से इसमें हमारी जीभ स्पर्श कर रही है, तो ये कैसे हुए? मूर्धन्य वर्ण हो गए। फिर नंबर 4 पर है दंतया, यानी कि जिनमें हमारे दांत से हमारी जीभ स्पर्श करती है तो वो दंतया वर्ण हो गए। तो इसमें है लरी, फिर है त, थ, द, ध, ल और स। इन सभी में हमारी जीभ दांतों से स्पर्श करती है, तो ये दंतया वर्ण हो गए। फिर है ओष्ठया, यानी कि जिसमें हमारे होठों का प्रयोग होता है, यानी कि हमारी जीभ मतलब हमारे होठों से ध्वनि निकलती है, तो वो वर्ण कौन कौन से हैं? उ,
फिर पा, फा, वा, भा, मा। तो ये वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए पा, फा, बा और भा, ये 4 वर्ण यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये हमारे ओष्ठ वर्ण हैं। तो ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हो गए? उ और ऊ, फिर प, फ, ब और भ। जब हम इनको बोलेंगे तो हमारी होठों से ध्वनि निकलती है, हवा निकलती है, तो ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। अब है परियोजना कार्यम कै में प्रथम पाठ है विहाय अस्मिन् पुस्तके आगतानां दशानां संयुक्त व्यंजन पदानां संग्रहण कुर्वन्तु तेषां वर्ण वियोगः अपि कुर्वन्तु यथा। यानी कि प्रथम पाठ को छोड़ करके इस पुस्तक में आए हुए आगे 10 संयुक्त व्यंजन पदों को संग्रहण करिए और उनका फिर वर्ण वियोग करिए, यानी कि वर्ण विच्छेद भी करिए। जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष का दिया हुआ है, तो वृक्ष का वर्ण वियोग कैसा होगा? वृक्ष द्वितीय पाठ से लिया गया है, तो वृक्ष है यानी कि ये द्वितीय पाठ से लिया गया है, तो इसका वर्ण वियोग कैसे है? व ऋषि व्र हो गया, क श अ, तो ये क्षत्रिय बन गया, और आहा ये देखिए विसर्ग लगा दिया, तो वृक्ष है। अब है वैद्या, ये वैद्या कहाँ से लिया है? द्वितीय पाठ से लिया है, तो वैद्या में वे प्लस ऐ प्लस द प्लस य प्लस आ, तो वैद्या, इनका वर्ण विच्छेदन कर दिया है। अब है गय कि चित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु, चित्रों को ध्यान से देखिए। शिक्षकस्य सहायेन एतेषां चित्राणां वैशिष्ट्यं लिखन्तु, शिक्षक की सहायता से इन चित्रों में कुछ विशिष्ट लिखिए। जैसे कुक्कुटः बेरौती, अब देखिए उ है तो ए का मात्रा ह्रस्व, जैसे हर्ष स्वर है ये, यानी कि बहुत जल्दी से बोलता है। हर्ष का मतलब होता है शीघ्र बोलने वाला। उ ए का मात्रा हर्ष है, उ ये थोड़ा सा समय लगा के बोलता है, तो ये 2 मात्रा वाले हुए, तो ये दीर्घ स्वर हुआ। उ कैसा है? दीर्घ स्वर है, क्योंकि ये थोड़ा सा समय लगा के, यानी कि ये दुगना समय लगाता है। एक मात्रा वाले शब्द की तुलना में ये दुगना समय लगाता है, इसलिए द्विमात्रे होता है और ये दीर्घ स्वर है। फिर है ऊ, तो ऊ में ही देखिए 3 तरह के हो गए, एक तो ऊ, एक है ऊ और एक है ऊ, तो ये प्लुत स्वर होते हैं, यानी कि ये तिगुना समय लगाते हैं बोलने में, तो ये तिस्र मात्रा वाले हो गए, यानी कि इसमें 3 गुना ज़्यादा समय लगता है इनको बोलने में, तो ये प्लुत स्वर होता है। फिर है नंबर 1 पे कि चास है नीलकंठ विरौती, तो देखिए एक मात्रा का, यानी कि ये कितनी आवाज़ देता है, ये कैसे बोलता है? बस इतना ही बोलता है, हर्ष, यानी कि बहुत जल्दी से बोल देता है, तो ए का मात्रा। वायस है काके है बेरौती, तो कौवा कैसे बोलेगा? तो थोड़ा दीर्घ बोलता है, तो ये द्विमात्रा का हुआ। अब है नंबर 3 पर शिखी या मयूर है के काम करोती, अब मयूर कैसे करती है? तो देखिए तिस्र मात्रा यानी कि प्लुत है, यानी कि मयूर जो बोलती है तो वो बहुत तेज़ी से बहुत देर तक बोलती है, तो इसकी बोलने में ज़्यादा समय लगता है, तो ये 3 मात्रा का हुआ, अर्थात ये तिस्र मात्रा का हुआ, तो यह है प्लुत स्वर आएगा। फिर है नकुल है ध्यानवती, तो इसमें क्या अर्ध मात्रा या अर्ध मात्रकम, यानी कि ये बहुत जल्दी से बोल लेता है, बहुत जल्दी, तो इसमें अर्ध मात्रा ही लगती है बहुत कम समय में, तो अर्ध मात्रा का अर्ध मात्रकम। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रथम पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।